जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पेक्टर एकेडमी जोधपुर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ्स महाभारत मॉक्स बैच का एक और नया सेशन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस। एसएससी में जो पूछे जा चुके हैं उसमें सीजीएल में, आपके सीएचएसएल में और अन्य जो एग्ज़ाम्स हैं और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, जैसे एमटीएस है, आपका एसएससी जीडी है। इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए ये क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मिलते जुलते सभी इस तरह के जो जितने भी हम क्वेश्चंस हैं वो सब करने वाले हैं। और इनके बारे में हम बहुत जो फॉर्मूलेज हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इनकी खूब सारी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है यहाँ पे, चलिए। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज द मल्टीपल ऑफ 5, 8 एंड 15। ये देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये जनरली एसएससी जीडी में और आपके जो सीएचएसएल 10+2 का एग्जाम्स है उनमें ये क्वेश्चंस ये आ चुके हैं। कई बार लेवल बहुत सिंपल रहता है, कई बार बहुत टफ रहता है, तो एवरेज लेवल रखने के लिए ये सिंपल सवाल भी पूछे जाते हैं। तो आप इन सब चीज़ का ध्यान रखें और हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है वो आगे हम देखते हैं। तो चलिए, क्या सवाल है, आपको ऐसा स्मॉलेस्ट इंटीजर आपको पता करना है जिसके मल्टीपल क्या है। ये आपका 5 है, 8 है और 15 है। तो इसके लिए हमेशा क्या ध्यान रखना है, हमें एलसीएम लेना है। हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं आपको सबको पता ही है। एलसीएम लेने का तरीका है 5, 8 और 15। इन तीनों को जो है हम इसका जो है वो मल्टीपल देखने वाले हैं। तो 5 से यहाँ से डिवाइड करें, 5 1 ज़ा, ये नहीं जा रहा तो इसको एज इट इज़ रखेंगे। ये नहीं जा रहा है तो इसको हम एज इट इज़ रखेंगे। तो आपके पास में आ गया 8 कॉमा, ये आ जाएगा आपके पास में 3 से जाएगा। एलसीएम निकालने का यही एक तरीका है। अब हम देखेंगे 3 से एक बार और करेंगे। यहाँ पे 8 जाता है कि डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है, तो 8 को एज इट इज़ रखेंगे और 3 को 1 टाइम डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास में जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा 8 का, 2। ये 1 तो रहेगा ही रहेगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पे 1 रह जाएगा। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, यहाँ पर फिर से अगेन 2 से करें, ये 2 चला जाएगा, यहाँ पे 1 आ चुका है। तो 1 आने के बाद में हम किसी को डिवाइड नहीं करेंगे, जो नंबर बच गया है उसको हम डिवाइड करते चले जाएंगे। और एक लास्ट हमारे पास में जब तक सारे 1 नहीं होते हैं इन सभी को हम डिवाइड करते चले जाएंगे। ऐसे में आप शॉर्टकट क्या ध्यान रख सकते थे कि अगर आपके पास में लास्ट जो 8 बच गया है तो बस यहाँ पे सिंपली 8 लिखें और 8 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। तो अभी हम देख लेते हैं इसका एलसीएम क्या आ गया है। एलसीएम आ गया 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि आपके पास में 5 3 15 और 8 यहाँ पे आ गया है 120। तो ये जो नंबर है आपके पास में 120 एक स्मॉलेस्ट इंटीजर है। स्मॉलेस्ट ये इंटीजर रहेगा जिसका मल्टीपल क्या हो सकते हैं, 5, 8 एंड 15, ये आपके मल्टीपल हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल आई जे के एंड ट्राइंगल एल एम एन आर इतना इतना दे रखा है और आपको दे रखा है जो आई जे के है और एल एम एन है। ये जो आपके पास में एंगल ट्राइंगल्स हैं ये दोनों क्या है, आपस में सिमिलर हैं। ये क्या है आपके पास में, सिमिलर हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है। तो ये सिमिलर है और जो मीडियन है उस आई जे के का जो फर्स्ट आपके पास में ट्राइंगल है उसका मीडियन है 8 सेंटीमीटर और जो दूसरे का हमें क्या करना है, मीडियन निकालना है। तो इसका सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इसका सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है हमेशा सिमिलर कब रहेंगे, सिमिलर कब रहेंगे, एक एक ये बड़ा है और एक आपके पास में ये छोटा है मान लेते हैं। अब हमारे पास में सिमिलर कब रहने वाले हैं, सिमिलर कैसे होते हैं, अगर ये वाला एंगल एंगल थीटा, ये एंगल थीटा के बराबर है, ये एंगल अल्फा है, ये भी एंगल अगर अल्फा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल भी इक्वल हो ही जाएगा। तो ये एंगल सिमिलर हो जाते हैं, यानी कि एक्चुअल में इनकी साइज बड़ी है, एक ट्रायंगल की साइज बड़ी है, एक ट्रायंगल की साइज छोटी है। तो इसका मतलब यही हुआ कि भाई साइज तो डिफरेंट है, एकदम इसके ऊपर ओवरलैप नहीं हो सकता, लेकिन आप इसमें एंगल जो है वो सेम हो गए हैं तो ये सिमिलर कहलाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि भाई एक तो ताजमहल, एक बड़ा सा ताजमहल है
और उसी रेशियो में अगर सारी चीज़ें रखें हम, तो एक हम छोटा सा ताजमहल भी दे सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये जो दोनों रहेंगे, ये दोनों ही क्या सिमिलर हैं, एग्जैक्टली नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन क्या है, सिमिलर है। ये आपको ध्यान रखना है, सिमिलर है। तो चलिए, सिमिलर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ ध्यान रखें। सिमिलर प्रॉपर्टीज क्या है, जब भी ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं उसके बाद में, ये आपके पास में ए है, बी है, ये सी है, और मान लेते हैं ये डी है, ई है एंड एफ है। तो हमेशा ध्यान रखें, जिस सीक्वेंस में आप एंगल्स डिसाइड करेंगे उसी सीक्वेंस में उनके साइड्स का रेशियो रहेगा। जैसे हम चलते हैं ए से बी, बी से सी, यानी कि ए बी सी, और यहाँ से भी हम जाएंगे ए डी ई एफ, डी ई एफ। तो ये जो है ये सिमिलर रहेंगे, तो इनके जो साइड्स का रेशियो जो होगा, यानी ए बी अपॉन डी ई, इट मीन्स ए बी अपॉन डी ई, वो किसके बराबर रहने वाला है, बी सी अपॉन ई एफ। और ये भी किसके बराबर रहने वाला है, ए सी अपॉन डी एफ। यानी इनके जो साइड्स का रेशियो है, ये तीनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अगर ये साइड्स यहाँ पे 20 है, तो यहाँ अगर यहाँ 10 है, इनके साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 है। तो इन सभी साइड्स का जो रेशियो है आपस में, वो क्या रहने वाला है, 2:1 रहने वाला है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट आप ध्यान में रखें। तो इसी चीज़ को एक और जो इसी में डिस्कशन करना है, क्या, जो इनके साइड्स का जो रेशियो होता है, साइड्स का रेशियो जो होता है, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये साइड्स का रेशियो हमेशा क्या होगा, इनके एरियाज का रूट होता है। या फिर आप कह सकते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ। ये क्या होंगे, इन दोनों का जो एरिया का जो रेशियो होगा, वो क्या हो सकता है, वो क्या होगा आपका, ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर होगा। यानी ये किसके बराबर होगा, इनके रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। और ये भी सेम, यानी कि यहाँ पर भी अगर ये स्क्वायर है तो ये सारे क्या होंगे, इक्वल रहेंगे, और ये स्क्वायर में रहेंगे कौन, एरियाज। यानी कि ये जो एरिया है वो किस में रहने वाला है, इनके साइड्स के रेशियो का स्क्वायर में इनका एरिया का रेशियो रहेगा। ठीक है, तो वापस हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, एरिया किसका, आई जे के का, और किसका एरिया, एल एम एन का, ये किसके बराबर रहने वाला है, किसके बराबर रहने वाला है, इनके साइड्स का। साथ ही साथ में एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखें, अगर आपको कहा गया है साइड्स का, अगर साइड्स का कहते तो ये भी होता, यही चीज होती है आपके पास में। लेकिन ध्यान रखें, इनके साइड्स का रेशियो के साथ साथ इनके मीडियन का भी रेशियो रहेगा, मीडियन ऑफ ए बी सी अपॉन मीडियन ऑफ डी ई एफ, इनके भी स्क्वायर के बराबर रहेगा। परपेंडिकुलर आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर रहेगा। एल्टीट्यूड देखेंगे तो एल्टीट्यूड के भी रेशियो के बराबर रहने वाला। यानी कि आप कोई भी साइड देख लें, ये जो अगर एक बार आपके पास में एंगल सिमिलर हो जाता है, यानी ट्राइंगल 1 जो है वो ट्राइंगल 2 के सिमिलर हो जाता है, ठीक है, तो इनके जो रेशियोज है वो रेशियो स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे। मीडियंस का रेशियो भी इनके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और ये जो परपेंडिकुलर है, या फिर आप कह सकते हैं आपके पास में एल्टीट्यूड्स हैं, सारी चीज़ें क्या रहेंगी, इनके स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे, क्या, एरिया का रेशियो। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है, एरिया ऑफ आई जे के अपॉन एरिया ऑफ एल एम एन, ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होने वाला है। तो देखें यहाँ पर जो आपका एरिया है मीडियंस के रेशियो के बराबर, यानी मीडियन ऑफ आई जे के, मीडियन ऑफ आई जे के अपॉन मीडियन ऑफ क्या आने वाला है, एल एम एन, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो सिंपली ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है।
यहाँ पर एरिया कितना है, आई जे के का एरिया कितना है 216 अपॉन यहाँ पर एल एम एन का कितना है 243 इज इक्वल टू मीडियन कितना दे रखा आई जे के का 8 अपॉन और इसका मीडियन कितना है हम x मान लेते हैं एल एम वाई का एल एम एन का, यहाँ पे स्क्वायर आ गया है तो सिंपली इसको सॉल्व करना है बस और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 216 अपॉन 243 इज इक्वल टू 8 8 64 या फिर आप क्या करें 8 इंटू 8 अपॉन एक्स स्क्वायर करें। एक्स स्क्वायर को यहाँ लेकर आ जाएं और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर 8 इंटू 8 इंटू 243 अपॉन 216। तो यहाँ से 216 क्या कर सकते हैं इसमें हम 4 से चला जाएगा 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा 4 4 ज़ा 2 से और चला जाएगा 27 ज़ा और यहाँ पर आपके पास में 9 से आई थिंक चला जाएगा ये 9 7 ज़ा 63 3 6 9 2 ज़ा 18 और 24 ये आ गया 9 टाइम्स। तो आपके पास में क्या बचा है, आपके पास में क्या बचा है 8 इंटू 9 या फिर आप कह सकते हैं 9 इंटू 4 इंटू 2। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे रूट कर दो, स्क्वायर हट गया रूट लग गया, ये बच जाएगा आपके पास में 3 इंटू 2 √2। आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा 6 √2। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है ये देख लेते हैं। सिंप्लीफाई करना है cos x माइनस √3 sin x अपॉन 2। तो सबसे पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं, 2 को दोनों तरफ से डिवाइड हो जाएगा तो cos x अपॉन 2 माइनस √3 sin x अपॉन 2 ये हो जाएगा। अब इसको हम अलग अलग और कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं हम, ये आ जाएगा आपके पास में cos x इंटू 1/2 माइनस साइन x इंटू √3/2। अब ये आप चीज़ एक ध्यान रखें, जब भी आपके पास में 1/2 √3/2 आ जाए तो ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें इनकी वैल्यू 1/2 और √3/2 रह सकती है। तो ऐसा एंगल एक ही है 60 डिग्री पे या फिर किस पे ले सकते हैं 30 डिग्री पे। लेकिन हमें ध्यान रखना है ऑप्शंस पे, हमें ध्यान रखना है ऑप्शंस पे। अगर ऑप्शंस आपको कॉस में दिया हुआ है, अगर आप ऑप्शंस कॉस में दे रखे हैं तो हमें इसे कॉस बनाना पड़ेगा, और अगर आपको ऑप्शंस आपको साइन में दे रखे हैं तो हमें इसे साइन बनाना पड़ेगा। तो हम इसको पहले कॉस बना के देख लेते हैं, कॉस में देख लेते हैं। तो कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है 60 डिग्री पे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस साइन एक्स इंटू साइन 60 डिग्री। √3/2 साइन पे हमें कॉस बनाना, क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, कॉस ए प्लस बी क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस क्रॉस, ऐसे याद रखें कॉस एंड क्रॉस, यानी साइन उल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा तो इन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा साइन। तो कॉस ए प्लस बी निकालेंगे तो हमेशा बीच में माइनस लगाना है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और अगर आपके पास में कॉस ए माइनस बी आ जाता है तो ये बन जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं, इस फॉर्मूले को रिवर्स लाने वाले हैं, इससे यहाँ आने वाले हैं। तो चलिए हमारे पास में क्वेश्चन में क्या आता है, ये बन जाए कॉस से कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये क्या बन जाता है कॉस ए प्लस बी, ए कौन है एक्स, प्लस क्या आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो यही आपका सिंपल सा आंसर हो जाता है। अगर आपको साइन में चाहिए तो आपको इसको साइन में कन्वर्ट करेगा, कॉस है साइन बी साइन है कॉस बी, यानी कि साइन इसका फॉर्मूला क्या होता है
इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस एस से साइन, एस से सेम, सेम, एस से साइन, एस से साइन और एस से सेम, यानी इस एस एस से आप याद रखें तो साइन का साइन सेम रहने वाला है, यानी कि a प्लस बी है तो यहाँ भी प्लस ही रहने वाला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आपके पास में रहेगा। और अगर a माइनस बी आ जाता है तो क्या होने वाला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके पास में प्रॉपर्टीज़ है, ये जो फॉर्मूलाज है वो आप सब याद रखें अच्छे से। चलिए, ये आपके पास में क्वेश्चन का आंसर बन जाता है cos x प्लस 60 डिग्री। अगर ऑप्शन में ये है तो वेल एंड गुड है, ये नहीं है तो आप साइन में भी इसका आंसर निकाल के आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर 2 3 4 a 5। ये एक नंबर है हमारे पास में विच इज डिविजिबल बाई 12 बट नॉट डिविजिबल बाई 5। यहाँ पर देखें डिविजिबिलिटी रूल है, रूल क्या है सबसे पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। आपके पास में 22 के फैक्टर करेंगे तो 11 आता है और एक 2 आता है, ठीक है। इसके दो फैक्टर बनते हैं 11 एंड 2। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, डिविजिबिलिटी, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 या बाई 11। तो क्या कहता है ये कि आपके जो भी नंबर हैं ऑल्टरनेट नंबर हमेशा माइनस करने हैं। अगर इनका जो प्रोडक्ट माइनस है, डिफरेंस है, वो अगर 11 से चला जाता है तो इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज ये नहीं है। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे हिसाब से एक नंबर ले लेते हैं 2 8 9 4 0 3 2 8 6। ये आपके पास नंबर है, क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसके ऑल्टरनेट नंबर यानी एक छोड़ के एक नंबर को ऐड करो। आपके पास में ऐड करेंगे 2 और 9 11, 11 प्लस 0 11, 11 प्लस 2 ये आपके पास में 13 और 6 19, ये आ गया 19। इसका डिफरेंस यानी किसके साथ में, इसके साथ में 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 8 15 और 8 होता 23, 23। यानी कैसे भी आपको डिफरेंस देखना है, यानी अंतर देखना, अंतर कितना है 23 और 19 का अंतर कितना आता है, आपके पास में आता है 4। क्या ये 4 से भाग जा रहा है, क्या नहीं, तो ये डिविजिबल नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इस तरह से आपको नंबर, अगर ये जो डिफरेंस है, इनका जो अंतर है, इन सबको जोड़ना है एक छोड़ के एक नंबर्स को, और उसका जो अंतर है अगर 11 से भाग जाता है तो वो डिविजिबल है किससे, 11 से। डिविजिबिलिटी ऑफ 2 यानी इसका एक और क्या फैक्टर है, 2 है। 2 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करना है, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 या बाई 2 कैसे चेक करना है, डिविजिबिलिटी बाई 2 कैसे चेक करेंगे। सिंपली आपको ध्यान रखना है लास्ट डिजिट जो भी रहेगा ये आपके पास में इवन नंबर होना चाहिए। यानी कि जैसे मैंने दे दिया 8 6 3 4 7 9, अब आपके पास ये नंबर है, क्या लास्ट नंबर इवन नंबर है क्या, चेक द लास्ट नंबर, लास्ट डिजिट, चेक लास्ट डिजिट। अगर ये अगर इवन होता है यानी कि ये एक इवन नंबर होता है तो ही ये किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, भाग पूरा नहीं जाएगा 2 से। यानी कि अगर यहाँ पे 8 हो जाएगा तो यस ये चला जाएगा, अगर 8 नहीं होगा कोई और नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, तो ये डिविजिबल नहीं होने वाला। तो हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं और यहाँ पर देखते हैं फटाफट से। आपके पास में 2 3 4 A 5 B ये आपके पास में नंबर है। 11 से देख लेते हैं, ये देखो आपके पास में ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रेटेस्ट पूछा है, ठीक है। B की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, B की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा तो नहीं हो सकता कुछ। और हमें क्या देखना है, अब ये 2 के लिए तो ये हो गया, अब हमें देखना है 11 के लिए। 11 के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से ऑल्टरनेट चेक करना है।
तो 2 4 6 प्लस ये 11 माइनस 3 प्लस ए प्लस बी, 3 प्लस ए प्लस बी, यानी कि इसको चेक करें 11 माइनस 3 माइनस ए प्लस बी, ये बन जाएगा 8 माइनस ए प्लस बी। अब आप चेक करें फटाफट से, अब आप चेक करें फटाफट से क्या हो सकता है। अगर 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 मैं यहाँ पर ए और बी, जैसा जैसा मेरा बी होगा वैसा वैसा मेरा ए की वैल्यू आती चली जाएगी। ये आप कह सकते हैं बी की वैल्यू है, ये क्या है, बी की वैल्यू है। तो चलिए साथ साथ में हम ए की वैल्यू भी देखते चलते हैं जो जो हमारे 11 की डिविजिबिलिटी को सेटिस्फाई करता है। तो चले 8 माइनस, अगर हमारे पास में बी 0 है, सबसे पहला बी 0 है, तो ए को क्या होना पड़ेगा, ए को क्या होना पड़ेगा, ए को बनना पड़ेगा 8 बनना पड़ेगा, क्योंकि 8 प्लस 0, 8 प्लस 0 8 होगा, और 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, ये 11 से भाग चला जाएगा, यानी 0 हमेशा हर नंबर से डिविजिबल होता है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आती है ए की 8, अगर कब बी की वैल्यू 0 है। बी की वैल्यू 2 है तो क्या होने वाला है, बी की वैल्यू 2 है तो क्या होने वाला है, देखें फटाफट से। बी की वैल्यू 2 है, यहाँ पर आपके पास में नंबर आ सकता है 6, ए की वैल्यू 6 होगी तभी आपके पास में नंबर बनेगा, ए की वैल्यू 6। बी की वैल्यू आपके पास में 4 है, 4 और ये भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बी की वैल्यू हमारे पास में अगर 6 है तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। और बी की वैल्यू हमारे पास में अगर 0 है तो हमारे पास में ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 8। लेकिन अब चेक करना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो इसको सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले चेक करें 2 3 4, ए की वैल्यू है 8 5 0, ये नंबर बनेगा। मतलब मैं इसको एक बार यहाँ लिख देता हूँ आपके पास में ये नंबर बन रहा है, नंबर क्या बन रहा है, सबसे पहले इस लाइन का नंबर बन रहा है, देख लेते हैं। आपके पास में नंबर बन रहा है 2 3 4 8 5 0, ये 23 48 50, ये एक नंबर है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या बन रहा है, दूसरा नंबर बन रहा है 23 4 6 2 5 2। तो ऑब्वियसली अब आपको आगे कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा रहेगा, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है आपसे, तो सबसे बड़ा नंबर क्या रहेगा, 2 3 4 8 5 0, यानी कि ये नंबर अगर सबसे पहले बड़ा रहेगा तो बाकी सारे कुछ भी रहेंगे, 6 4 2, ये कुछ भी रहेगा। तो आपके हिसाब से क्या होने वाला है, आपके हिसाब से नहीं, यहाँ पे क्या कर दिया है मैंने, कुछ गड़बड़ कर दिया, 8 6 4 2, सॉरी ए की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 आने वाला है, ओके ठीक है। तो ए की वैल्यू 0 यहाँ पर आ जाएगी तो भी ये नंबर ये हमेशा बड़ा रहेगा। तो आपका आंसर क्या बन जाता है, आपका आंसर बन गया है क्या, 2 3 4 8 5 0, ये रहने वाला है सबसे बड़ा नंबर। ये आपको ऑप्शंस में फटाफट से दिख जाएगा, आप टेंशन ना लें। मैंने ऑप्शन यहाँ पे इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझानी है सारी चीज़ें। तो अगर आपको समझ में आया है तो बिल्कुल आप एग्ज़ाम में अच्छे से ऑप्शन देख के फटाफट ये जो आंसर है ये टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आता है, साइन साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17 है। आपको टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपके पास में एक राइट एंगल आपको ट्राइंगल बनाना है। तो चलिए राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। तो ये आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल है। और ट्रिग्नोमेट्री की जब भी आपके पास में बात आती है तो सीधा समझ लें एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब आप ध्यान दें नेक्स्ट क्या हो सकता है, साइन थीटा, आपको बोला गया है ये थीटा मान लेते हैं। साइन थीटा हमेशा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण।
तो कर्ण आपके पास में क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, लंब क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी परपेंडिकुलर इज 8 एंड हाइपोटेन्यूज इज 17। तो आपको सीधा पता है ट्रिपलेट क्या बनता है, 8 15 17, ये एक ट्रिपलेट है। चाहे आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास में वैल्यू आ गई है 15, ये है आपके पास में बेस, ये आपके पास में परपेंडिकुलर, सीधा आप निकाल सकते हैं टेन थीटा। बहुत ही ईजी सवाल है। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटा आधार। तो आपके पास में P हो जाएगा 8 और B हो जाएगा 15। ये आपका आंसर बन जाता है। चलिए, बहुत ही इजी सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, टेंजेंट A और B, A एंड सी बी, ए बी एंड सी बी आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट B लाइज आउटसाइड द सर्कल टू मीट द सर्कल एट पॉइंट A एंड C ऑफ द सेंटर O। AOC की वैल्यू इतनी है। चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये आपके पास में सर्कल बन जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सर्कल है आपके पास में, ये सर्कल है। और एक पॉइंट यहाँ पे है आपके पास में B, यहाँ से एक जा रहा है टेंजेंट आपके पास में, ये टेंजेंट है A, और एक टेंजेंट है आपके पास में ये यहाँ जा रहा है, मिलके बन रहा है, ये है आपके पास में C। तो AC एंड BC CB ये दोनों आपके पास में टेंजेंट है। टेंजेंट हमेशा क्या होते हैं, इक्वल इन लेंथ होते हैं, इसको ध्यान में रखना है। और ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में सेंटर है O। आपको बोला गया है AOC, AOC। ये जो AOC है इसकी वैल्यू कितनी है, 124 डिग्री। आपसे पूछा है A, आपसे पूछा क्या है, ए BAC ये एंगल आपसे पूछा है, यानी कि ये एंगल आपसे पूछा है, ये वाला जो एंगल है आपके पास में, दिस एंगल, ये एंगल X आपसे पूछा गया है। आपको पता चल गया है ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया है। बस आपको ये एंगल पता चल जाए तो ये दोनों एंगल आपको मिल जाएंगे। ये क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आपको पता है इक्वल साइड्स के सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल रहने वाले हैं। तो आपको पता चल गया है कि ये जो एंगल है आपको दे रखा है, ये एंगल कितना है, 124 डिग्री है। और आपको पता है कि जो टेंजेंट होते हैं, टेंजेंट होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री पर ये लाई करते हैं। कहाँ पर, टेंजेंट जो होते हैं सर्कल के जो टच करते हैं वो 90 डिग्री बनाते हैं हमेशा। तो 90 और 90 ये बन जाता है 180, 90 और 90 आपके पास में ये बन गया है, ये बन गया है 180, और 180 बन गया है। तो आपको पता है कि इस अपोजिट एंगल्स का भी सम क्या रहने वाला है, 180 रहने वाला है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि ABC और O, ABCO इज ए साइक्लिक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है यहाँ पर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिनके अपोजिट साइड्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाते हैं ऑटोमेटिक। तो चलें देखते हैं फटाफट से इसको। ये 90 है, ये 90 है, इसके अपोजिट का सम 180 बन चुका है। इसका अपोजिट का सम भी क्या बनेगा, अभी 180 बनेगा। तो 180, ये अगर 124 है तो ये कितना रहने वाला है, ये कितना रहने वाला है, 180 माइनस 124 आपके पास में कितना आ जाएगा, 180, 180 माइनस 180 माइनस 124, तो ये है आपके पास में 6, ठीक है। और ये आपके पास में आ जाएगा 56 डिग्री, ये रहेगा 56 डिग्री। अब जब आपको पता चली गया है कि 56 डिग्री है, तो एक ट्रायंगल में तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 56 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 2x की वैल्यू वापस से ये 180 माइनस 56 आपके पास में आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा 124 डिग्री। x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 62 डिग्री। यानी कि एंगल जो आपके पास में दिया गया है, एंगल दिया गया है, कौन सा एंगल, कौन सा एंगल दिया गया है, एंगल BAC जो पूछा गया है वो कितना बन गया है अभी, 62 डिग्री।
देखिए इतना लंबा आपको करने की जरूरत थी ही नहीं। अगर आपने ये क्वेश्चन 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिया है, सीधा आपको कॉन्सेप्ट में ध्यान में आ जाता है कि भाई हाँ ये 124 है। सारी कैलकुलेशन आपको माइंड में करनी है। ये 124 है, 180 माइनस 124 56, एंड यू नो दैट दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, द साइड्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो आपको क्या करना है, यहाँ पर सीधा सा एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना है, 56 प्लस एक्स। ये डायरेक्टली आपके पास में क्या हो सकता था, एक्स जो है वो इसका आधा हो जाएगा। तो इस तरह से आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से ही आपकी जो प्रिपरेशन है वो परफेक्शन की तरफ चली जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आ रहा है, हमारे पास में एक जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है वो फटाफट से देख लेते हैं। एक कॉपर क्यूब ऑफ वॉल्यूम इतना है एंड क्यूबिक मीटर्स है, और इसको पिघला के एक 7 स्फेरिकल बॉल्स बनाए गए हैं। तो ये हमारे पास में मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन 3D का क्वेश्चन है ये। तो चलिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, आपको पता है क्यूब है। क्यूब यानी कि क्यूब कैसा होता है, क्यूब इस तरह का होता है जिसकी सारी साइड्स, सारे एजेस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है, क्योंकि अगर ए साइड है, सारी साइड्स ए है, तो एल इंटू बी इंटू एच सब ए रहेगा, ए क्यूब बन जाएगा। दूसरा स्फीयर क्या होता है, स्फीयर क्या होता है, स्फीयर को बोलते हैं गोला। गोला मतलब हो गया आपके पास में एक तरह का जो पृथ्वी जैसे आप कह सकते हैं, ठीक है, पृथ्वी आप कह सकते हैं, एक ये गोला बन जाता है, ठीक है, गोला बन जाता है। थोड़ा सा इसे नहीं बन रहा है, लेकिन चलिए इसका जो आपके पास में इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। यानी कि r क्या होता है, इस गोले का रेडियस होता है, यानी त्रिज्या होती है। पाई की वैल्यू क्या रहेगी, 22/7 रहने वाली है। जब तक आपको क्वेश्चन में कुछ दिया ना गया हो, या फिर आपको ब्रैकेट में ऐसा पाई इक्वल टू 3.14 ऐसा कुछ नहीं दिया गया हो, तो हमेशा पाई की वैल्यू क्या बाई डिफॉल्ट माननी है, 22/7 माननी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके पास में क्वेश्चन बन जाता है। तो फिर से यहाँ पे हम आते हैं, आपको दिया गया है कि भाई इस कॉपर वाले क्यूब को, तांबे के एक घन को ही पिघलाकर, इतना इसका इसका वॉल्यूम है, इसको पिघलाकर 7 स्फेरिकल बॉल बनाई गई है। यानी कि ये आपके पास में घन है, यानी कि ये एक तरह से 7, ये पूरा जो आपके पास में क्यूब है, इसको पिघलाकर किस में कन्वर्ट किया गया है, 7 छोटी छोटी बॉल्स में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है, ये 7 बॉल्स को। तो आपसे पूछा है इस हर इक्वल बॉल की, जो एक तरह की बॉल जो बनाई गई है, उस बॉल का डायमीटर क्या है, उस बॉल का डायमीटर क्या है। तो हमेशा ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन में जब पिघलाने वाली बात होती है तो वॉल्यूम क्या होते हैं, वॉल्यूम हमेशा इक्वल रहेंगे। वॉल्यूम क्या रहने वाले हैं, इक्वल रहने वाले। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बन जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दे रखा है आपको, यानी कि इसको उल्टा कर लेते हैं इसको, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बन गया है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दे रखा है, 21384 ये दे रखा है। तो आपके पास में सीधा सीधा क्या करना है, यहाँ पे 7 भी आएगा, क्योंकि 7 स्फेरिकल बॉल्स का वॉल्यूम बनकर आपके पास में एक, एक मिनट गड़बड़ हो गया है, हाँ ये 7 स्फेरिकल बॉल्स का, एक बॉल का वॉल्यूम Vs है, तो 7 स्फेरिकल बॉल का मिला के ये क्या बन रहा है, क्यूब का वॉल्यूम बन रहा है। तो चलिए फटाफट से इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 7 मल्टीप्लाई में। अब इसको करते हैं सॉल्व। सॉल्व कैसे होगा, 7 × 4/3 × 22/7 r क्यूब। तो सबसे पहले 7 से 7 इसको हटाएं, और यहाँ पर आ जाएगा 21384। ये 11 से जाएगा क्या, देख लेते हैं। 11 से 2 बार गया है, 11 से ये एक बार जाएगा 10, ये 9 बार जाएगा, 4 8 4 बार, 4 बार, और ये क्या 4 और 8 बार चला जाएगा क्या, देख लेते हैं। 4 से जाएगा तो ये आपके पास है 4 4 8 और 6 यहाँ से 2 से और चला जाएगा 2 4 3। इस 3 को मल्टीप्लाई करें, r क्यूब बन जाएगा 243। 243 इंटू 3 आपके पास आ जाएगा 9, ये 72 7 2 9।
और आपको पता है क्या, आर का क्यूब, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 7 to 9 है, वो है आपके पास में 9। यानी कि इस क्यूब को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो सामने लग जाएगा रूट क्यूब, क्यूब रूट लग जाता है, आपको पता है ये सारी चीज़ें। यहाँ पर क्यूब रूट लग गया है, क्यूब रूट कितना होता है, 729 का 9 होता है। लेकिन आपसे पूछा गया डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, हमेशा रेडियस का डबल होता है, रेडियस का डबल होता है। तो आपके पास में डायमीटर कितना आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा 18, 18 आपके पास में मीटर जो है वो डायमीटर आ गया। ये आपका क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करते रहने हैं। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप का, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप, ठीक है, साझेदारी। चलिए, तो एक पार्टनर है, ये 3 पार्टनर है यहाँ पे, PQR है, और तीनों ने बिजनेस इन्वेस्टमेंट किया है, तो कैसे कैसे किया है, PQR। एक इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट में एक चीज़, एक रूल आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्या, जिस रेशियो में PQR, जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है, यानी कि इन्वेस्टमेंट जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में ये इनको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट और कितने टाइम तक, वही आपको बताता है क्या, प्रॉफिट भी उसी रेशियो में आपके पास में रहने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, देख लेते हैं फटाफट से। PQR तीनों पार्टनरशिप में एंटर हुए हैं और इन्वेस्टमेंट किया है, P ने कितना किया है, Q का आधा किया है। Q ने अगर 2 किया है तो यहाँ पर 1 किया है। इसको हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। परसेंटेज से भी कर सकते हैं लेकिन रेशियो इज़ बेटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, PQR इन्वेस्टमेंट है और इन्होंने हाफ इन्वेस्टमेंट किया है, Q का आधा किया है P ने। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट ऑफ Q इज 2/3 ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ R। Q का जो इन्वेस्टमेंट है 2/3 है R का, यानी R और Q के बीच में इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, Q के बीच में इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 2/3 का, यानी कि Q की वैल्यू अगर 2 है और R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये इन्वेस्ट का इन्वेस्टमेंट पीरियड है। और आपको पता है अगर ऐसा होता है तो रेशियो में ध्यान रखें, इस क्वांटिटी को हमेशा सेम करना रहता है। यहाँ पर ऑलरेडी क्वांटिटी सेम हो चुकी है ऑटोमेटिक, तो यहाँ पर अगर ऑलरेडी सेम हो गई तो 1:2:3, ये किसके इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया है, PQR के इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया है, ठीक है। PQR के इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया 1:2:3। अब ध्यान रखें, अब ध्यान रखें क्या, अब आपको ध्यान रखना है कि, अब आपको ध्यान क्या रखना है भाई साहब, आपको ध्यान रखना है क्या, प्रॉफिट का जो रेशियो रहेगा वो भी क्या रहने वाला है, 1:3 रहने वाला है। और 1 साल बाद में इनका इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना, सॉरी प्रॉफिट कितना हो जाता है, 4800। तीनों का मिलाकर प्रॉफिट कितना, इतना। ये भी प्रॉफिट का रेशियो कितना, 1:3। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6। यानी तीनों की मिलाकर प्रॉपर्टी का जो यूनिट है वो कितना है, 6 यूनिट है। सॉरी, प्रॉफिट का जो यूनिट है वो कितना, 6 यूनिट है। और एक्चुअल में प्रॉफिट कितना किया है, रुपीज़ में 4800। इनटू आपको शेयर निकालना है P का, तो कितनी यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 यूनिट से। सिंपली आपके पास में क्या आ जाएगा, 800। यानी कि यानी कि इनका जो शेयर है, प्रॉफिट शेयर P का कितना है, 800 है, 800 रुपीज़ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो पार्टनरशिप पे लगभग लगभग अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है, ये हमारे पास में अलजेब्रा का एक और क्वेश्चन आ गया है। 15Q³ प्लस 3P माइनस 4Q, ये आपके पास में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है आपके पास में, क्या है कॉन्सेप्ट देख लेते हैं फटाफट से। A माइनस B का होल क्यूब क्या आता है, A³ नहीं, बिल्कुल गलत 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 गलत। मैं ये नहीं समझा रहा हूँ आपको, मैं समझा रहा हूँ, यस। A³ माइनस B³ क्या होता है, पहले प्लस का देख लेते हैं।
ए प्लस बी, अगर यहाँ प्लस है तो अंदर साइन माइनस में रहेगा, कहाँ पर देख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास में ये इम्पॉर्टेंट, ये एक क्वेश्चन यानी एक फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल क्यूब से ही हमने इसको वापस से अरेंज करके ये फॉर्मूला निकाला है। ऐसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, और ए और बी ये तो सेम रहेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस ए बी आ जाएगा। तो जब माइनस है तो बाहर माइनस है लेकिन अंदर प्लस है, जब प्लस है बाहर प्लस है अंदर माइनस है। हम कौन से फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, हम करने वाले हैं इस फॉर्मूले को यूज़, लेकिन हम चलेंगे यहाँ से रिवर्स। हमें ये लेकर आना है, हमारे पास में क्वेश्चन में ये दे रखा है, तो हमें क्या करना है, सिंपली वापस क्वेश्चन पे आते हैं, इसको पकड़ना है। अब देखें क्या ये 3 का स्क्वायर है, बिल्कुल, 3 3 जा 9 पी स्क्वायर बन रहा है। क्या ये 16 पी स्क्वायर इसका स्क्वायर है, 4 क्यू का 16 क्यू स्क्वायर, बिल्कुल 4 क्यू का स्क्वायर है। और क्या ये प्लस में ए बी आ रहा है, बिल्कुल 3 4 जा 12 इंटू पी क्यू, बिल्कुल सही जवाब है। इसका मतलब हमारे पास में डायरेक्ट क्या बन जाता है, 15 क्यू क्यूब प्लस ये क्या बन जाएगा, 3 पी का होल क्यूब माइनस, क्योंकि ये माइनस में है, यहाँ भी आपको माइनस में लेना, माइनस 4 क्यू का होल क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 क्यू क्यूब प्लस ये आ जाएगा आपके पास में 3 का क्यूब कितना होता है 27, ये बन जाएगा पी क्यूब, माइनस ये कितना बन जाएगा 64 क्यू क्यूब। तो सिंपली आपको 27 पी क्यूब माइनस, ये माइनस का बड़ा है ये प्लस का है, माइनस करेंगे आपके पास में आएगा 9, और ये बनेगा आपके पास है, ये बन जाएगा आपके पास में 5 माइनस 4 क्यू क्यूब। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगर ऑप्शन में ये क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन रहेगा, तो आपको इसको टिक करके आगे बढ़ना है, इसी को सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये आपके पास में कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास में कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये एक और अलजेब्रा का सवाल, इसका भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन क्या है पहले देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1024 इज इक्वल टू -2, इसका नीचे यहाँ पे दे रखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये देखिए जैसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आता है, सीधा आपके दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए, क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये इस एल्जेब्रिक इक्वेशन का ये आपके पास में फॉर्मूला, एक नया फॉर्मूला आता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी फॉर्मूले को हमें यहाँ पे रिवर्स चलना है, बस और कुछ नहीं है यहाँ पे इसी क्वेश्चन में, इसको अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट कैसे करेंगे वो हम फटाफट से देख लेते हैं, वो हम जल्दी से देख लेते हैं। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज -1024 इज इक्वल टू, ये माइनस का 2 है तो माइनस का 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए फटाफट से क्या दे रखा है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन सबको माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक सबसे माइनस हो जाए, सब में माइनस माइनस 2 लग जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो प्लस क्या बन जाएगा, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस को, इस 1024 को उधर ले जाएंगे जो इक्वल टू 1024 बन जाएगा। अब आपको पता है ये क्या बन गया है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया, ये आ जाएगा 1024, और इस स्क्वायर को हम सामने लेके जाएंगे तो बन जाएगा रूट, दोनों तरफ रूट लेंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास में, 32 आ गई है, ये 32 का स्क्वायर है। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, ए प्लस बी की वैल्यू क्या दे रखी है,
ए प्लस बी की वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 3c। बस कुछ नहीं करना है, 3c की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है, ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ 3c रख देना है, तो बन जाएगा 3c प्लस सी इक्वल टू 32, ये बन जाएगा 4c इक्वल टू 32, और आपके पास में c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 8। 8 कैसे आएगी, सीधा 32 को हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे 4 से। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आपसे क्वेश्चन ही क्या पूछा है, सी की वैल्यू पूछी है, ये आपके पास में सी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो ये सारे सवाल हमने जो आज किए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके बैंकिंग एग्जाम्स में भी ज्योमेट्री नहीं आती है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, लेकिन जो अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जरूर क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी की जो आपके पास में ये जो एग्ज़ाम्स हैं, इन सभी एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक्स पूछे जा चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, और भी ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे। हम आपके लिए ऐसा ही प्रैक्टिस बैच जो है मॉक्स का लेकर आते रहेंगे, और आप इसको जो है वो हमारे साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की एक बात कहता हूँ, शेयरिंग इज़ केयरिंग। शेयरिंग क्या है, आपके लिए एक केयरिंग का काम करता है। ठीक है, आप जितना ज़्यादा अपने फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में ये शेयर करेंगे, उतने आपको चीज़ें सारी मेमोराइज होती चली जाएंगी। इसके जो फॉर्मूलाज हैं, आपके जो जितने भी फॉर्मूलेज हैं इसमें, आपके ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं, और आपके पास में ज्योमेट्री के फार्मूले हैं, और जो अलजेब्रा के फार्मूले हैं, ये आपको स्कोरिंग जो पार्ट है ये आपको बहुत अच्छा स्कोर दिलवा सकता है। और अभी एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जो है वो निकल चुका है, वो जारी हो चुका है, 3 अप्रैल को जारी हो चुका है ये, और इसकी लास्ट डेट वो 3 मई है। ठीक है, 3 मई इसकी लास्ट डेट है। ज़रूर आप सीजीएल का जो आपके पास में फॉर्म है उसको ज़रूर आप फिलअप करें, और एग्ज़ाम्स की खूब सारी प्रैक्टिस करें, खूब सारे मॉक्स लगाते रहें, और हम भी आपके लिए ऐसे ही मॉक्स लाते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।